ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अपना जो वेल्डिंग पोर्शन बचा हुआ था, वेल्डिंग को स्टार्ट करा था। ठीक है जी। हम लोगों ने वेल्डिंग को स्टार्ट करा, फिर हमने थोड़ा बहुत वेल्डिंग के बारे में जाना था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था वेल्डिंग का, और इसके प्रीवियस जो लेक्चर था उसको मैंने छोड़ा था आपके डिफरेंसेस बिटवीन बोल्ट वेल्ड। अगर हम इसके प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो मैंने आपको वेल्डिंग के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। फिर मैंने आपसे डिस्कस करा था कि वेल्डिंग में क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, क्या क्या टूल्स होते हैं। तो अभी भी हमने, या वेल्डिंग की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी, अभी भी किस तरीके से वेल्डिंग करते हैं, और कितने डिफरेंट टाइप की वेल्डिंग्स होती हैं, वो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी थोड़ा इस लेक्चर के बाद पढ़ाऊंगा। मतलब इसको स्टार्ट करते हैं। अब जब हम इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं तो इस यूनिट में सबसे पहले आता है बोल्ट्स आता है। इस यूनिट में सबसे पहले आपका बोल्ट्स आता है, बोल्ट्स के बाद आपका सबसे पहले रिवेट्स आता है, रिवेट्स के बाद बोल्ट्स आता है, और बोल्ट के साथ वेल्डिंग आता है। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आता है कि सर इन तीनों में आपने स्टील स्ट्रक्चर मेंबर्स को, सर आपने दो या दो से ज़्यादा मेंबर्स को कनेक्ट करने के लिए हमें फास्टनर्स बताए थे। फास्टनर्स में सर आपने रिवेट कंप्लीट करा दिया, फास्टनर्स में सर आपने बोल्ट्स कंप्लीट करा दिया। अब जो हमारा थर्ड फास्टनर है, थर्ड फास्टनर का मतलब क्या है, जो दो मेंबर्स या दो से ज़्यादा मेंबर्स को ज्वाइन करेगा, उस फास्टनर को क्या नाम दे दिया हमने, वेल्डिंग। तो अगर देखा जाए तो तीन टाइप के फास्टनर्स किसी भी दो या दो से ज़्यादा स्टील मेंबर्स को या स्ट्रक्चरल मेंबर्स को ज्वाइन करने के लिए जो हमारे पास फास्टनर्स हैं वो तीन हो गए, रिवेट्स हो गया, वेल्ड हो गया, बोल्ट हो गया। तो जैसा कि जब मैं आपको रिवेट्स भी पढ़ा रहा था, बोल्ट भी पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको रिवेट्स और बोल्ट का डिफरेंस बताया था कि इनमें से कौन सा बेस्ट है, कौन सा बेकार है, कौन सा सस्ता है, कौन सा महंगा है, जो कि मैं अपनी प्रीवियस यूनिट में कंप्लीट करवा चुका हूँ। समझ में आ रही है बात? बोलो भाई, ठीक है। अब आज की तारीख में बात करें तो आज की तारीख में अब हमारे तीनों फास्टनर्स आ चुके हैं। कौन कौन सा फास्टनर्स आ चुका है भाई? हमारे पास बोल्ट्स भी आ चुके हैं, अब हमारा रिवेट्स भी आ चुका है, वेल्डिंग भी। तो आज आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्या होगा कि जब सर मैं स्ट्रक्चरल स्टील मेंबर को या स्टील मेंबर्स या स्टील स्ट्रक्चर्स को बनवाऊंगा तो सर मैं कौन सा फास्टनर्स यूज़ करूंगा। तो देखो जी, एक चीज़ मैंने आपको सिंपल से बता दिया था कि रिवेट्स 99% जगह यूज़ नहीं होता। हमें रिवेट्स, और जब मैं रिवेट्स और बोल्ट्स आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक चीज़ क्लियर कर दी थी कि रिवेट्स आज की तारीख में 99, अगर कोई भी स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो वहाँ पर 99% स्ट्रक्चर्स में रिवेटिंग आपकी यूज़ नहीं होगी। ये हो चुकी है बिल्कुल आउटडेटेड। और ऐसा नहीं है कि अगर ये आउटडेटेड हो चुकी है तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, कि आउटडेटेड होने के बाद भी मैंने आपको रिवेट्स पूरा पढ़ाया है। क्यों पढ़ाया है? क्योंकि जो आपके सरकारी एग्जाम है, आपके जो सरकारी एग्जाम है, सरकारी एग्जाम्स आपके रिवेट्स से भी क्वेश्चन पूछते हैं। भाई देखो, रिवेट्स यूज़ नहीं करते हैं, आपको बहुत रेयरली रिवेट्स दिखने को मिलेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमने रिवेट्स को कवर नहीं करा। हमने कवर क्यों करा? क्योंकि सरकारी एग्जाम में आता है, क्योंकि रिवेट्स कई जगह आज भी यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं अपने तीनों फास्टनर्स की बात करूं तो रिवेट्स तो हो गया कैंसर। अब डिफरेंस बचता है इन दोनों के बीच में। ऐसा नहीं है, इन तीनों का डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि सर आपने इस यूनिट में पहले आपने पढ़ा दिया। देखो जी, मेरा मेन फोकस जो रहेगा वो रहेगा बोल्ट वर्सेस वेल्डिंग पर। मेरा मेन डिफरेंस जो रहेगा बोल्ट वर्सेस वेल्डिंग पर, क्योंकि आज की तारीख में बोल्ट्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और आज की तारीख में वेल्डिंग भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो दोनों में रहेगा। दैट मीन्स हम वेल्ड्स को भी पढ़ेंगे, हम वेल्डिंग को भी पढ़ेंगे, और हम बोल्ट्स तो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ कि आज की तारीख में जो स्ट्रक्चर फ्रेम स्ट्रक्चर होता है या कोई भी स्टील स्ट्रक्चर है, उसमें बोल्टिंग भी यूज़ होती है, बोल्ट्स भी यूज़ होते हैं, वेल्ड भी यूज़ होता है, वेल्डिंग भी यूज़ होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हमारा सबसे मेजर जो डिफरेंस होगा वो दो फास्टनर्स में होगा, जिसको हमें हमेशा के ध्यान रखना है। वो है बोल्ट्स, ये लिखा हुआ थ्रेड जॉइंट मींस बोल्ट्स, और दूसरा होगा आपका वेल्ड जॉइंट, दैट इज वेल्डिंग। ठीक है, क्योंकि ये आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, अब इनके कुछ फ़ायदे भी हैं, इनके कुछ नुकसान भी हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे सबसे पहला फ़ायदा गिनाऊँ जो कि इसमें नहीं लिखा है, अगर हम बात करें बोल्ट्स की और वेल्ड की, मैं आपको सबसे मेजर पॉइंट बताता हूँ। दो मेजर पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ये तो टेक्निकल डिफरेंसेस हैं, दो मेजर पॉइंट मैं आपको बताता हूँ।
अगर मैं बात करूँ कि मुझे दो स्ट्रक्चरल मेंबर को बोल्ट से ज्वाइन करना है या दो स्ट्रक्चरल मेंबर को मुझे वेल्डिंग से ज्वाइन करना है, तो सर इन दोनों में से अच्छा कौन सा होगा? इन दोनों में से अच्छा कौन सा होगा? अब मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दे देता हूँ। दो ब्रांड्स हैं, एक है सैमसंग, एक है सैमसंग। ध्यान से देखना, आपके दो ब्रांड्स हैं, एक है सैमसंग। हाँ लिखा, चलो हाँ यह लिख देते हैं। आपको अगर बोल्टिंग और वेल्डिंग में डिफरेंस समझना है तो मैं आपको दो मोबाइल के ब्रांड्स बताता हूँ। एक है सैमसंग, दूसरा है वन प्लस। आपको पता है वन प्लस जो होता है वो डिट्टो सैमसंग को कॉपी पेस्ट कर देता है। अगर आप बात करें वन प्लस मोबाइल की, जो वन प्लस होते हैं, देखो मैं ऐसा नहीं है आपके पास वन प्लस हो। जैसे कि हम बात करें सैमसंग कोई भी अपना फ्लैगशिप मोबाइल निकालता है, जो उसकी एस सीरीज होती है वो बहुत बेस्ट होती है। आप सैमसंग की एस सीरीज आपने सुना होगा, जो उसके फ्लैगशिप मोबाइल होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव मोबाइल होते हैं। डिट्टो वन प्लस क्या करता है, उसी मोबाइल की कॉपी निकाल देता है। जैसे मान लो सैमसंग ने निकाला वैसा 100 मेगापिक्सल कैमरा, सैमसंग ने निकाला 100 मेगापिक्सल कैमरा, तो वन प्लस से कर देगा 80 मेगापिक्सल कैमरा निकाल देगा। तो इसलिए वन प्लस मोबाइल बहुत फेमस है। अब अगर मैं आपसे बात करूँ सैमसंग और वन प्लस में डिफरेंस क्या है, सैमसंग और वन प्लस में डिफरेंस ये है कि वन प्लस जो है, देखिए मैं किसी ब्रांड को कॉपी नहीं कर रहा, बट ये फैक्ट है कि वन प्लस सैमसंग को कॉपी करता है। ठीक है, जो सैमसंग में आता है वैसे ही कुछ सिमिलर जो सैमसंग में आता है वही वन प्लस मोबाइल अपना निकाल के दे देता है। ठीक है, अब वन प्लस मोबाइल क्या करता है, सैमसंग और वन प्लस में डिफरेंस पता है कितने का जाता है? 30,000 का जाता है। इमेजिन करते हैं सैमसंग ने अपना मोबाइल 70,000 का निकाला। अगर सैमसंग ने अपना मोबाइल 70,000 का निकाला, अगर सैमसंग ने अपना मोबाइल 70,000 का निकाला, तो वन प्लस का मोबाइल 35 से 40,000 का होगा। 35 से 40,000 का। अगर अब आप डिफरेंस देख सकते हो, सैमसंग को मानो वेल्डिंग और वन प्लस जो मोबाइल आते हैं, अब देखो वन प्लस वाले जो लवर्स हैं वो मेरे से नाराज हो सकते हैं कि सर ऐसा नहीं है, वन प्लस सैमसंग की कॉपी नहीं करता। दो ही ब्रांड्स हैं जो अपना खुद का कुछ लेकर आते हैं, या तो वो एप्पल है, आईफोन जिसको आप बोलते हो, या फिर वो सैमसंग है। ये दो ही ब्रांड्स अपना कुछ नया लेकर आते हैं अपनी रिसर्च करके, और उसके बाद सब कुछ कॉपी करना इसको चालू कर देते हैं। ठीक है, आप देखना कोई भी अगर नया फीचर मोबाइल्स में आएगा तो वो एप्पल या सैमसंग ही लेकर आते हैं, उसके बाद फिर वो दूसरे मोबाइल्स कंपनी को कॉपी कर लेती है, थोड़ा डिफरेंस ला लाके, क्योंकि इतना थोड़ा बहुत डिफरेंस लाना पड़ेगा, वरना वो कॉपीराइट और जो होता है उसका कि भैया तुमने तो कॉपी पेस्ट मार लिया डिट्टो। ठीक है, अब बात यहाँ से देखना, मैं बोलता हूँ सैमसंग मोबाइल ने अपना 70,000 का मोबाइल निकाला, जिसकी कॉस्ट, जिसमें जो कैमरा है वो 100 मेगापिक्सल कैमरा है। वन प्लस ने भी सेम टाइम पर मोबाइल निकाला, उसकी कॉस्ट कितनी है? 35 से 40,000, बट उसका जो कैमरा वो कितने का है? 80 मेगापिक्सल का है। अब वन प्लस फेमस क्यों है? क्योंकि कहाँ तो 70,000 का मोबाइल और कहाँ 35 से 40,000 का मोबाइल, और बस थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, देखो मैं वन प्लस को नहीं बोलूँगा, क्योंकि एक ज़माने में वन प्लस के मोबाइल में हमेशा मैं थोड़ा मोबाइल्स की रिसर्च करता रहता हूँ, तो मैंने हमेशा देखा है कि वन प्लस का मोबाइल भी पूरे वर्ल्ड वाइड फर्स्ट रैंक पर आ चुका है। आप समझते मेरी बात? मैं देखता रहता हूँ कि बेस्ट मोबाइल इन द वर्ल्ड, मैं गूगल पे सर्च करता रहता हूँ। वन प्लस को मैंने फर्स्ट रैंक पे भी देखा है, मैं इसलिए थोड़ा इसको फेवर करता हूँ वन प्लस को भी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ना मेरे को सैमसंग से प्यार, ना मुझे वन प्लस से प्यार, मैं पढ़ाने के लिए आपको समझा रहा हूँ। अब अगर मैं आपसे सैमसंग और वन प्लस के बारे में डिफरेंस देखूं तो आपके सामने मोटा मोटा डिफरेंस क्या है? सैमसंग महंगा है, हाँ इसका कैमरा थोड़ा सा अच्छा है, और अगर मैं वन प्लस की बात करूं तो सर ये सस्ता तो बहुत है और कैमरा तो बस थोड़ा सा ही कम है। तो यही वेल्डिंग और बोल्टिंग में डिफरेंस है। सैमसंग के मोबाइल हो गए वेल्डिंग, और वन प्लस के जो मोबाइल हो गए वो हो गए आपके बोल्ट्स। और अगर आज की तारीख में मैं बात करूँ तो सैमसंग के भी मोबाइल बहुत सारे हैं और वन प्लस के मोबाइल भी बहुत सारे हैं। सबसे मेजर डिफरेंस क्या निकल कर आया? सबसे मेजर, अब आप ध्यान से देखना, अगर मैं 70,000 की बात करूं तो वेल्डिंग होती है एक्सपेंसिव, दैट मीन इसकी कॉस्ट होती है हाई। सैमसंग को वेल्डिंग से रिलेट करो, वन प्लस को बोल्ट से रिलेट करो। कहने का मतलब क्या है? मेजर क्या है? आपकी सैमसंग की कॉस्ट होती है हाई, और अगर आप देखोगे तो इसमें कैमरा कौन सा है, और इसकी स्ट्रेंथ भी होती है हाई। वहीं पर अगर हम वन प्लस बोर्ड्स की बात करते हैं तो इसकी कॉस्ट होती है लो, और कैमरा भी बस थोड़ा सा ही तो कम है,
थोड़ा सा ही तो कम है। दैट मीन्स अगर ये 100 मेगापिक्सल कैमरा निकालता है तो इसने भी तो 80 मेगापिक्सल निकाल दिया, तो दैट मीन्स इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट ये सस्ते में अवेलेबल है। कहने का मतलब क्या है, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। देखो, एक तो मैं सुबह के 3 बजे लेक्चर बना रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा धीरे बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं जोर जोर से बोलूँगा तो लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सुबह के 3 बजे मेरे को थोड़ा कम बोलना पड़ता है, क्योंकि आवाज़ गूंजती है, ठीक है। तो अगर वन प्लस समझ रहे हो, तो वन प्लस मोबाइल सस्ता है और आपका बोर्ड से रिलेट करो, जिसकी कॉस्ट लो होती है और स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। स्ट्रेंथ इज गुड but less than Samsung, but less than Bose, less than Welding। कहने का मतलब क्या है, वेल्डिंग की जो स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। वेल्डिंग की जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आपकी सबसे ज़्यादा है, ठीक है जी। वेल्डिंग की जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आपकी सबसे ज़्यादा है। और जो बोर्ड्स की स्ट्रेंथ होती है वो भी अच्छी होती है, बट लेस देन वेल्डिंग। क्यों? क्योंकि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो हमें वेल्डिंग करने के लिए होल्स को, अगर आप बोल्टिंग की बात करें तो बोल्ट्स कहाँ पर फिक्स करते हैं, बोल्ट हम लोग फिक्स करते हैं होल्स के अंदर। जो होल्स होते हैं, कोई भी मेंबर अगर मुझे उसके अंदर बोल्ट लगाने हैं तो मेंबर के अंदर मुझे होल्स करने पड़ेंगे। वहीं पर वेल्डिंग डायरेक्ट उसी मेंबर पे हो जाती है। अगर आपको ध्यान हो, जब हम बोल्ट की बात करते थे, जब हम बोल्टिंग पढ़ रहे थे, तो हमने 2 एरिया पढ़े थे। एक पढ़ा था ग्रॉस सेक्शन एरिया, एक पढ़ा था नेट एरिया। नेट एरिया क्या होता है, जब देखो ग्रॉस सेक्शन क्या होता है, भाई मान लो ये 2 सेंटीमीटर है बाय 2 सेंटीमीटर। भाई ग्रॉस एरिया क्या होता है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा ग्रॉस एरिया है। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा ग्रॉस एरिया है, अगर हम ग्रॉस एरिया की बात करते हैं। और अगर मैं नेट एरिया की बात करूँ तो इसमें से जो होल्स का एरिया है ना सर्कल का, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर करके, तो मुझे होल्स का माइनस करना पड़ेगा। अब देखो, किसी भी मेंबर में से कहने का मतलब समझ रहे हो कि किसी भी मेंबर में से अगर मैं उसका एरिया कट कर दूंगा तो उसकी स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो अगर मैं वेल्डिंग के बारे में और बोल्टिंग के बारे में आपसे बात करूँ तो वेल्डिंग की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। वेल्डिंग की स्ट्रेंथ हाई क्यों है, क्योंकि वेल्डिंग करने के लिए हमको उस मेंबर का एरिया डिडक्शन नहीं करना पड़ता। जो भी मेंबर है, लाइक 2 बाय 2 के हम मानते हैं कि 2 मेंबर्स हैं, हम मानते हैं आपके 2 मेंबर्स हैं, इन 2 मेंबर्स को मेरे को ज्वाइन करना है वेल्डिंग से, तो मैं सेम टू सेम ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। बट अगर मुझे बोल्टिंग करनी है इन 2 मेंबर्स को मुझे बोल्ट, तो मुझे इसमें होल्स करने पड़ेंगे। और मैं पहले बताता हूँ भैया, नो ऑफेंस विद वन प्लस, मैं वन प्लस की कोई बुराई नहीं कर रहा। कल को तुम बोलो सर अब तो मैं हमारे पास वन प्लस भी बेस्ट है, सैमसंग भी बेस्ट है, एप्पल भी बेस्ट है, बस डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और ये मेरा ओपिनियन है, ऐसा नहीं कि सब मानो, ठीक है, समझाने के लिए बताया, ठीक है जी। अब आगे की बात डिस्कस करते हैं। अब अगर हम आगे की बात डिस्कस करें, ठीक है जी, तो मेजर डिफरेंस जो हमको पढ़ना है वो बोल्ट्स, दैट मीन्स थ्रेड जॉइंट और वेल्डिंग जॉइंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है जी। अगर हम डिफरेंसेस देखो, थ्रेड जॉइंट मतलब जो बोल्ट्स का जॉइंट होता है, जॉइंट मतलब जहाँ पर 2 मेंबर कनेक्ट होते हैं, ठीक है जी। और वेल्ड जॉइंट मतलब जहाँ पर 2 मेंबर्स आपका वेल्डिंग से जॉइंट हो रहे हैं। अगर हम सबसे दो इनका मेजर डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ, सबसे मेजर, तो दैट मीन्स ऐसी बात नहीं है, मेरे पास बोल्ट और वेल्डिंग के भी डिफरेंसेस हैं, मेरे पास बोल्ट्स, उसको लिख देते हैं बोल्ट्स और रिवेट्स के भी डिफरेंसेस हैं, मेरे पास वेल्डिंग और रिवेटिंग भी डिफरेंस है। तो मैंने आपको बोला वेल्डिंग और रिवेटिंग के डिफरेंसेस आप ज़्यादा याद ना रखो, क्योंकि आजकल यूज़ नहीं होता। आपको बोल्ट्स और रिवेट्स में डिफरेंस भी ध्यान रखना, क्योंकि ज़्यादा यूज़ नहीं होता। आपको सबसे मेजर क्या है, आपको बोल्ट्स देखो 3 डिफरेंसेस हैं। अगर मेरा टॉपिक आप देखोगे तो मेरा टॉपिक कहता है बोल्ट्स वर्सेस वेल्ड वर्सेस रिवेट्स। तो हमें सबसे ज़्यादा तो डिफरेंस याद रखना है, प्रैक्टिकली भी, एग्जाम के लिए भी, सब चीज़ के लिए, नॉलेज के लिए भी, वो हमें वेल्डिंग और बोल्ट्स में ध्यान रखना है। हाँ, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बोला, सबसे मेजर डिफरेंस क्या होता है, सबसे मेजर डिफरेंस अगर हम बात करें, जिसको मैंने आपको सबसे मेन बताया, सबसे मेजर डिफरेंस क्या होता है कॉस्ट का, किस किस में, वेल्डिंग में एंड बोल्टिंग। ये डिफरेंस, कॉस्ट का डिफरेंस किसमें, वेल्डिंग है, बोल्टिंग। सेम चीज़ मैंने आपको बताई
कि अगर हम कॉस्ट से देखते हैं तो देखो कोई कॉन्ट्रैक्टर ऐसा है, मेरी बात ध्यान से देखना कोई कॉन्ट्रैक्टर ऐसा है, उसको एक स्टील स्ट्रक्चर बनाना है, या कोई सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्टील स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, तो उनको पता है बोर्ड्स हमें सस्ते पड़ेंगे तो वो बोर्ड्स को यूज़ कर लेंगे। ठीक है जी, मेरी बात ध्यान से देखना। अब आपको एक ऐसा स्टील स्ट्रक्चर बनाना है, अब आप बोलोगे सर जब बोल्ट सस्ते हैं तो मैं वेल्डिंग यूज़ क्यों करूँगा। मैं धीरे धीरे आपको डिटेल में लेके जाऊँगा। अगर आप बोलोगे कि सर अगर आपका बोल्ट सस्ता भी है और अच्छा भी है, अगर बोल्ट सर आपका अच्छा भी है और सस्ता भी है, तो सर फिर मैं वेल्डिंग क्यों ही करूँगा, वेल्डिंग क्यों ही करूँ सर फिर मैं, क्योंकि भैया आपको देखो आज के ज़माने में जो यूज़, देखो हम अगर अपने स्ट्रक्चर स्टील की बात करें तो मैंने आपको बता दिया रिवेट्स, देखो रिवेट्स में आपको पढ़ा चुका हूँ, आप ये नहीं बोल सकते कि सर आपने रिवेट्स मैंने पूरा कंप्लीट कराया है, बोल्ट्स मैंने पूरा कंप्लीट कराया, आज की तारीख में वेल्डिंग बढ़ा रहा हूँ, बट हाँ प्रैक्टिकल यूज़ के लिए रिवेट्स कम यूज़ होते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की कि भैया हाँ आपने बता दिया सर कि बोल्ट और रिवेट्स और वेल्डिंग में रिवेट्स को थोड़ा सा साइड रख दो, मेरा फर्ज था पढ़ाने का, मैं पढ़ा दिया तो अभी उसको साइड करो। बोल्ट की स्ट्रेंथ, अगर मैं किसी दो स्ट्रक्चरल मेंबर की बोल्ट से ज्वाइनिंग करता हूँ तो भी उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, अगर दो स्ट्रक्चरल मेंबर को मैं वेल्डिंग से ज्वाइन करता हूँ तो भी उनकी स्ट्रेंथ बहुत बेस्ट होगी। तो सर आप जब बोल रहे हो कि बोल्ट्स में, अगर सर आप बोल रहे हो कि बोल्ट्स की स्ट्रेंथ भी अच्छी मिलती है तो मैं वेल्डिंग यूज़ क्यों करता हूँ, क्योंकि भाई साहब सबसे मेजर डिफरेंस पता है आपका क्या है, कहीं कहीं पर वेल्डिंग कंपलसरी होती है, कहीं कहीं पर वेल्डिंग कंपलसरी होती है। क्यों कंपलसरी होती है, अगर कोई ऐसा स्टील स्ट्रक्चर बना रहे हो जिसमें वाइब्रेशंस आते हैं, अगर आपने कोई ऐसा स्टील स्ट्रक्चर बनाया, जैसे मैं मानता हूँ रेलवे का ट्रस, जैसे आपने देखा होगा ट्रेन कभी कभार स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर से निकलती है, तो जब ट्रेन चलती है ना तो उसमें से वाइब्रेशंस आते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई नदी होती है तो नदी के ऊपर एक ट्रस सा स्टील स्ट्रक्चर बना देते हैं, उस आपने देखा होगा कभी कभी आपने देखा कि ट्रेन जब निकलती है तो धड़म 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 ऐसी करके आवाज़ आती है, क्योंकि उस टाइम वो स्टील स्ट्रक्चर्स के ऊपर से निकल रही होती है। तो अगर ट्रेन स्टील स्ट्रक्चर्स के ऊपर से निकल रही है तो ट्रेन की वजह से वाइब्रेशंस आते हैं, और जब अगर कोई ऐसा स्टील स्ट्रक्चर है जिसमें वाइब्रेशंस आ रहे हैं, कोई ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसमें वाइब्रेशंस आ रहे हैं, तो वहाँ पर हम बोल्ट को यूज़ नहीं करते। क्यों यूज़ नहीं करते, क्योंकि जहाँ पर आपके वाइब्रेशंस हैं, वाइब्रेशन से बोल्ट लूज़ हो जाते हैं। तो हम बोल्ट्स को उन सारे स्ट्रक्चर्स में यूज़ कर सकते हैं, हम बोल्ट्स को उन सारे स्ट्रक्चर्स में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपका वाइब्रेशन नहीं आता है ना। और हमें वेल्डिंग कहाँ पर यूज़ करनी है, देखो पहले वेल्डिंग टूट जाती थी, आजकल वेल्डिंग एडवांस है, ये पहले वेल्डिंग का एक वीक पॉइंट है, वेल्डिंग टूट जाती थी जब, बट अब वेल्डिंग एडवांस हो चुकी है। तो दैट मीन्स अगर कोई ऐसा स्टील स्ट्रक्चर आप बना रहे हो जहाँ पर आपका वाइब्रेशंस आएंगे तो वहाँ पर आप लोग वेल्डिंग को यूज़ करोगे, क्योंकि बोर्ड्स वहाँ पर लूज़ हो जाते हैं। तो अगर आपके भेजे में ये चीज़ आती है कि सर डिपेंड करता है, देखो कोई ऐसा स्टील स्ट्रक्चर बना रहा हो बट जिस पर लोड आएगा वाइब्रेशंस नहीं है, बोल्ट यूज़ कर, और जहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें लोड भी आ रहा है वाइब्रेशंस भी आ रहा है वहाँ पर वेल्डिंग यूज़ करो। तो बात आती है किसकी कॉस्ट की, तो वेल्डिंग की कॉस्ट आपकी होती है ज़्यादा और बोल्टिंग कनेक्शन की होती है वेल्डिंग से कम। ठीक है जी। अब देखो मैं इसमें देखते क्या कहता है, while the cost of both welded joints and bolted joints will vary। ये कॉन्ट्रैक्टर की चॉइस है, वो भैया आपके डिज़ाइनर जो है वो आपका डिज़ाइनर खुद बोलेगा कि भैया आपको वेल्डिंग करनी है या आपको बोल्टिंग करनी है, ये आपको डिज़ाइनर बताएगा। ठीक है, अब देखते हैं। और मैंने आपको क्या बताया कि जनरली जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी मतलब ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा अच्छा कौन है, तो वेल्डिंग है, क्योंकि वेल्डिंग में से हम लोगों को एरिया को डिडक्शन नहीं करना पड़ता। ठीक है जी। अगर हम देखें तो निकाल के हम देख लेते हैं, मुझे पता नहीं स्लाइड लगी हुई है। द कॉस्ट ऑफ बोथ वेल्डेड जॉइंट्स एंड बोल्टेड जॉइंट्स विल वेरी। देखो पहले मैंने आपको समझा दिया, मेरे को उन टीचर से सख्त नफरत है जो यहाँ से पहले देखते हैं फिर पढ़ाते हैं। मैं आपको यहाँ से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि भैया मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। ये मत बोला सर आप तो देख कर पढ़ाते हो, मुझे देख कर पढ़ाना बिल्कुल पसंद नहीं है, सख्त नफरत है मुझे देख कर पढ़ाने से। क्योंकि कुछ टीचर्स मैंने देखे हैं वो स्लाइड लगी रहती है, उनकी आँखें ऐसी रहती है, पहले वो पढ़ते हैं फिर वो समझाते हैं, अपना उल्टा है, अपन पहले समझाते हैं फिर स्लाइड से देख। ठीक है। While the cost of both welded joints and bolted joints will vary, दोनों की चेंज होती है। bolted joints are generally, देखो bolted, मैं इसको लाल से कर देता हूँ, लाल से करते हैं इसको। bolted joints are generally less expensive to manufacture, सस्ते बनते हैं। देखो अगर हम वेल्डिंग की बात करें,
अगर मैं बोलूँ कि जो बोल्ट्स होते हैं वो बनते सस्ते हैं और जो थोड़ा बहुत खर्चा आता है वो उनको फिक्स करने में आता है। जब हम स्टील स्ट्रक्चर्स में बोल्टिंग यूज़ करते हैं तो बोल्ट्स को जो खर्चा थोड़ा बहुत आता है वो उसको लगाने में आता है ना। मैं आपको बताता हूँ, मैं 4 साल 5 साल पहले की बात है, मैं पूरा स्टील स्ट्रक्चर बना रहा था। उन्होंने सब कुछ बोल्टिंग कर दी। उन्होंने क्या होता है, सब कुछ बोल्टिंग कर दी। तो भाई मेरा स्टील स्ट्रक्चर था, तो मेरा मेन काम क्या होता था कि जब आपका मेंबर्स देखना, स्टील स्ट्रक्चर की जो जिस स्टील से आपने मेंबर बनाए हैं उनकी स्ट्रेंथ चेक करना, ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं, मैंने एक स्टील स्ट्रक्चर बनवाया हुआ है, ठीक है, पूरा क्या बोलूँ मैं आपको, बहुत बड़ा स्टील स्ट्रक्चर बनवाया था मैंने, ठीक है। तो मैंने जनरली क्या चेक करा था भाई, पहली बात तो सारे मेंबर्स अपनी पोजीशन पर हैं, बीम्स हॉरिजॉन्टल है, कॉलम आपका वर्टिकल है, राफ्टर अभी आपको बताऊंगा नहीं, राफ्टर इंक्लाइंड होता है, ठीक है। मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, मैंने उस स्टील स्ट्रक्चर का हर एक बोल्ट पे टॉर्क मरवा के देखा था, जिसको बोलते हैं रिंच। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है बोल्ट की साइज़ का जिसमें टॉर्क की वैल्यू फिक्स हो जाती है, क्योंकि जब डिज़ाइनर होता है वो टॉर्क की वैल्यू, जो बोल्ट में देखो, ये बोल्ट है, ये बोल्ट है, अगर मुझे इसको टाइट करना है तो मुझे इसमें टॉर्क अप्लाई करना पड़ता है। टॉर्क क्या अप्लाई करना पड़ता है? टॉर्क। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में टॉर्क मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। तो जब वो स्टील स्ट्रक्चर्स मैंने बनवाया था, हर एक नट बोल्ट का मैंने टॉर्क देखा था। जो नट होता है और जो बोल्ट होता है उन सब पे मैंने टॉर्क देखा था। उसमें एक रिंच होती है, रिंच में क्या होता है, टॉर्क की वैल्यू फिक्स हो जाती है, जो मैंने डिज़ाइनर ने दी हुई थी। और हर एक नट बोल्ट को मैंने खुद अपने हाथ से टाइट करके देखा था, क्या ये स्टैंड जो स्पेसिफाइड टॉर्क की वैल्यू डिज़ाइनर ने दी है उस पर इन्होंने टाइट करे हुए या नहीं। और मैंने बहुत जगह लूज देखे थे, कॉन्ट्रैक्टर ने बोला सर पूरा कंप्लीट हो चुका है, सर आप चेक कर लो। मैंने कहा चेक करा दे भाई। तो हम क्या, मैन लिफ्टर होता है, मैन लिफ्टर देखा होगा अपना, एक ट्रक होता है, ट्रक के अंदर एक पोर्शन ऊपर उठ जाता है हवा में, जो लोग बल्ब बदलने के लिए चाहिए, उसको बोलते हैं मैन लिफ्टर। तो देखो भैया, कल को साइट पर जाओगे, मैं तो साइट वाला आदमी हूँ, मैंने स्टील भी कराया है, मैंने रोड भी बनवाई है, मैंने कंस्ट्रक्शन भी पूरा जो मेंबर्स कॉलम बीम सब कुछ करवाया हुआ है, ठीक है जी। मैंने बिल्डिंग नहीं करवाई, मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट कराता हूँ, बिल्डिंग में नहीं कराया आज तक, ठीक है। बिल्डिंग छोटी सी, बिल्डिंग में क्या है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपको जो मैं बोल रहा हूँ बहुत डिटेल से बता रहा हूँ। क्यों सस्ते होते हैं? मटीरियल इतना महंगा नहीं होता जिनसे बोल्ट बनता है, ठीक है। देखो, बोल्टेड जॉइंट्स आर जनरली लेस एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर फॉर अ प्रोजेक्ट देन वेल्डेड वंस। क्यों? जो थोड़ा बहुत पैसा लगता है ना, वो बस उस बोल्ट को फिक्स करने में लगता है। द ओवरऑल प्राइस ऑफ स्टील इज अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द प्राइस ऑफ बोल्ट। क्या बोला मैंने? जो पैसा लगता है वो उनको फिक्स करने में लगता है, दैट जो ड्राइविंग फोर्स जो हम टॉर्क लगाते हैं उसी में थोड़ा बहुत आपको लेबर वेबर लगाते हैं, उसमें पैसा लगेगा, बाकी बोल्ट सस्ते होते हैं। बट द फैक्ट इज दैट बोल्टेड जॉइंट्स आर मेड, सस्ते मटेरियल से बनता है, मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है, ये छोड़ो। अब आगे चलते हैं। वेल्डेड जॉइंट्स कम विद लोअर इंस्टॉलेशन कॉस्ट। अब ध्यान से आप देखना क्या लिखा है इसमें। देखो, वेल्डिंग का भी, वेल्डिंग और बोल्ट्स के मैं आपको बहुत डिफरेंस बताऊंगा आगे के लेक्चर्स में। मैं अभी आपको थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलूंगा। अभी अगर मैं आज ही सब कुछ खोल के रख दूंगा तो आपको भी मजा नहीं आएगा। अभी हम बेसिक डिफरेंस लेके चल रहे हैं। वेल्डिंग और बोल्टिंग के डिफरेंसेस मैं आपको आगे और बताऊंगा। आज के लेक्चर में मैं थोड़ा बेसिक लेके चल रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा हैवी ना पड़ जाए। क्योंकि अगर मेरे को वेल्डिंग और बोल्टिंग का डिफरेंस आपको बताना है, मैं आपको चीज़ बता देता हूँ। देखो, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। ये बोल्ट और रिवेट का ले लेते हैं। देखो इधर देखो, एक चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, क्या है? बट जॉइंट। अभी मैं आपको लेफ्ट जॉइंट और बट जॉइंट वापस से एक बार रिवाइज करवाऊंगा, है ना। देखो, नोट्स में बट जॉइंट्स ये अभी हम बाद में पढ़ेंगे। तो मुझे क्या है, अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको सारी डिफरेंसेस एक बार में बता रहा हूँ, ताकि आपको हैवी ना पड़ जाए, एकदम से बहुत ज़्यादा ना पड़ता है कि सर आपने बहुत ज़्यादा, तो धीरे धीरे करके अपन के डिफरेंसेस लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, अब क्या लिखा है यहाँ पे, वेल्डेड जॉइंट्स डू टेंड कम विद लोअर इंस्टॉलेशन कॉस्ट। जो वेल्डिंग की इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है वो सस्ती होती है। वेल्डिंग का टोटल अगर देखा है तो मेरी देखो, बट सर्टिफाइड वेल्डर्स, अब ध्यान से देखो, चार्ज हायर हार्डनिंग, बहुत ज़्यादा। देखो, वेल्डर्स जो होते हैं, वेल्डिंग में एक्सपेंसिव है, वेल्डिंग एक्सपेंसिव है। अगर मैंने आपको मेजर डिफरेंस बता दिया कि भाई एक स्ट्रक्चर है, सर यहाँ पे बोल्ट लगाऊं या वेल्डिंग करूँ, तो देख ले भैया वाइब्रेशंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर उसमें बहुत सारे वाइब्रेशंस आ रहे हैं तो तेरे को वेल्डिंग ही करनी पड़ेगी। और अगर आपके वाइब्रेशंस कम है या वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है तो आप बिल्कुल बोल्ट्स को यूज़ करो, फिर आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला, ठीक है। तो सिंपल चीज़ आपकी ये लिखी थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। वेल्डिंग क्यों महंगी है? वेल्डिंग को जो करता है ना आदमी, बहुत मतलब हाईली क्वालिफाइड होता है, ऐसा नहीं कोई भी वेल्डिंग आप कर लेंगे, ठीक है।
अब बात आती है एफिशिएंसी की। तो कॉस्ट में तो मैंने आपको डिफरेंस बता ही दिया है। वेल्डिंग में क्या होता है, आप देखो मैंने एफिशिएंसी के बारे में आपको बताया है। एफिशिएंसी का मतलब आप स्ट्रेंथ से रिलेट कर लो। एफिशिएंट क्या होता है, जो लंबा चले। एफिशिएंट, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी। एफिशिएंसी मतलब ठीक है, जो क्या उसका इनपुट था और क्या वो आउटपुट दे रहा है। भाई होता है ना, जैसे कोई बिजनेस है, मैंने उसमें 100 रुपये लगाए और अगर मेरे को घाटे में ही जाना है तो फिर वो एफिशिएंट नहीं हुआ, वो नॉट एफिशिएंट है। अगर मेरे को एक बिजनेस से पैसा लगाना है, मैंने 100 रुपये लगाए और उससे मैंने 1000 रुपये कमा लिए, तो वो एफिशिएंट बिजनेस है। दैट मीन्स लगाया कम, जो इनपुट था वो कम लगाया और आउटपुट ज़्यादा है मेरा। सेम गोज विद एफिशिएंसी ऑफ वेल्डिंग जॉइंट। क्या लिखा है कि हाँ, बोल्ट्स जो होते हैं वो कॉस्ट के मामले में सस्ते होते हैं, बट अगर आप स्ट्रेंथ से कंपेयर करोगे तो स्ट्रेंथ बोल्ट की कम होती है, क्योंकि जो मेंबर है जिसमें आप बोल्टिंग को यूज़ करते हो, जो मेंबर्स हैं जिसमें आप बोल्टिंग को यूज़ करते हो, उस मेंबर में आपको होल्स करने पड़ते हैं। और अब किसी भी चीज़ को अगर आप जैसे मान लो 2x2 का मेंबर था, या फिर कोई भी एक स्पेसिफाई एक्स इंटू वाई, एक्स विड्थ हो गई, वाई लेंथ हो गई, टी थिकनेस हो गई। अब यार उसको आप अगर वेल्डिंग से ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको होल्स नहीं करने हैं। अगर देखो, अगर आपने किसी भी मेंबर में से कोई पोर्शन काट दिया तो उस पोर्शन में जो स्ट्रेस जनरेट हो सकता था, उस मेंबर में जो स्ट्रेस जनरेट हो सकता था, वो स्ट्रेस जनरेट नहीं हो पाएगा। मतलब जो बचाने की शक्ति थी, कोई मेंबर अगर आप उसको काट दोगे तो जितने उसके अंदर आपने उसकी शक्ति काट दी। अगर किसी एरिया को मैं काट देता हूँ तो मैंने उसकी शक्ति काट दी। दैट मीन्स, क्योंकि देखो हर एक मटेरियल अपने अंदर स्ट्रेंथ और स्ट्रेस जनरेट करता है। स्ट्रेस का होता है रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। तो अगर आप बोल्टिंग की बात करोगे तो उसमें होल्स करने पड़ते हैं। आपने एक पर्टिकुलर चीज़, यार मैं क्या बोलूँ, अगर ये टी शर्ट है, इस टी शर्ट को अगर मैं बीच में से काट दूंगा, देखो अब चलो बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिल गया। देखो ये टी शर्ट पहन रखी है मैंने, 50 रुपये की टी शर्ट मैंने पहन के रखी है, 50 रुपये की ली थी, ठीक है। अब इस टी शर्ट को मैं क्या करूँगा, अभी खींचता हूँ, अभी मैं क्या करता हूँ, उसको खींचता हूँ तो ये नहीं फटेगी। अब मान लो इसके अंदर मैं कैंची से छेद कर दूँ और फिर उसको पकड़ के फाड़ूँ तो ये आराम से फट जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा डिफरेंस। किसी चीज़ में होल करोगे तो वो ईजिली उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। अब पढ़ते हैं। ऑल्दो बोल्टेड जॉइंट्स ऑफर एन एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। क्या बोला, बोल्टेड जॉइंट का सबसे बड़ा फायदा क्या है, क्यों सस्ता होता है। बोल्टेड जॉइंट का सबसे बड़ा फायदा क्या है आपका, बोल्टेड जॉइंट आपका सस्ता होता है। और वेल्डेड जॉइंट्स का क्या है भैया, देखो इसकी स्ट्रेंथ होती है ज़्यादा। वेल्डेड जॉइंट्स टेंड्स टू बी मोर एफिशिएंट पार्शियली ड्यू टू फैक्ट दैट द दे लैक मतलब इसमें प्रेजेंस मतलब एब्सेंस, लैक मतलब एब्सेंस, ड्यू टू फैक्ट दैट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द फोर्स नेसेसरी फॉर द क्रिएशन ऑफ बोल्टेड जॉइंट्स। हाँ कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है। एज विद कॉस्ट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज डिटरमाइनिंग फैक्टर। छोड़ो, बोल्टेड जॉइंट्स में ऑफर सिंप्लिसिटी इन देयर क्रिएशन। हाँ बोल्ट्स को करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती नहीं है। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो बोल्ट्स बहुत ईजी। देखो वेल्डिंग करना आसान काम नहीं है, आपको बहुत सेफ्टी रखनी पड़ती है। वेल्डिंग करना आसान काम नहीं है, वेल्डिंग के केस में आपको सेफ्टी बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है, ठीक है जी। और बोल्ट्स में भी हमें जरूरत नहीं है। तो देखो, अब देखो इधर लाइन बहुत अच्छी लाइन लिखी है, कॉन्ट्रैक्टर्स हु आर विलिंग टू पे अ लिटिल मोर, जो ज़्यादा पे कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स हु आर विलिंग टू पे अ लिटिल मोर मे वांट टू चूज वेल्डेड जॉइंट्स। मेनली कॉस्ट का ही है, आपको पता है। देखो अब मैं आपके दो स्ट्रक्चर्स लेता हूँ, दोनों स्टील स्ट्रक्चर्स हैं और उसमें वाइब्रेशंस भी नहीं आ रहे, तो उसमें आप बोल्ट भी यूज़ कर सकते हो और वेल्डिंग भी यूज़ कर सकते हो, बट वेल्डिंग महंगी पड़ेगी। बोल्ट का हल्का सा अगर मैं डिसएडवांटेज बोलूँ तो बोल्ट समय के साथ लूज हो जाते हैं। बोल्ट्स को आपको बार बार देखना पड़ेगा। अगर मान लो मैं बोलूँ क्या आज की तारीख में जो बोल्ट है और सब उस पर अगर मैं आज से 20 साल बाद देखूँ तो बोल्ट में जो उसका नट बोल्ट का कनेक्शन होता है वो हल्का सा जो नट है उसका लूज़ हो जाता है। नट क्या होता है, लूज़ हो जाता है। और वेल्डिंग क्या है, कट जो फिक्स हो गई वो हो गई, वो कभी भी लूज़ नहीं होती। ऐसी बात नहीं है कि सर वेल्डिंग के डिसएडवांटेजेस नहीं है, सब है। वेल्डिंग के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेज भी है। हाँ मैं तीनों में से बात करूँ, रिवेट्स को तो साइड में रखो, बेचारा रिवेट्स तो गरीब आदमी है, रिवेट्स को कोई यूज़ नहीं करता, मेहनत है ना रिवेट्स में। पहले गर्म करो, पानी में दो, ठीक है चालू करते हैं। अब हमें मेजर से पढ़ना है। देखो जी मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये तीनों फास्टनर्स, बोल्ट्स, रिवेट्स एंड वेल्डिंग, इन तीनों का एक दूसरे से कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बोला रिवेट्स चलो यार यूज़ नहीं होते, आज की तारीख में रिवेट्स बहुत कम यूज़ होते हैं,
बट हमारा जो आपका एग्ज़ामिनर है, जो आपको एसएससी का पेपर बनाएगा, जो आपका आईईएस का पेपर बनाएगा, जो आपका गेट का पेपर बनाएगा, सील स्ट्रक्चर से ज़बरदस्त क्वेश्चंस ये लोग देते हैं, तो उनके लिए हमको रिवर्ट्स भी पढ़ना है। बस हम क्यों, देखो मैंने काउंट करता है 18 या 19 लेक्चर है रिवर्ट्स और बोल्टिंग के। रिवर्स और बोल्टिंग शायद मैंने 18 लेक्चर्स में कराई है आपको, 18 लेक्चर्स में। 18 लेक्चर्स में लोग स्टील स्ट्रक्चर्स कंप्लीट करा देते हैं, मैंने आपको रिवर्स और बोल्ट कराया। 18 घंटों में लोग स्टील स्ट्रक्चर्स कंप्लीट करा देते हैं। अपन ऐसे नहीं है, अपन को घास नहीं काटनी है, अपन को ऐसा करना है कि कल को आप अगर गेट के प्रोफेसर, जो आईआईटी के प्रोफेसर्स भी होते हैं, अगर आप उनके सामने भी बैठोगे ना तो छाती चौड़ी करके बैठोगे कि सर पूछो क्या पूछना है, बोलो पूछो सर। मतलब हमको उनको घमंड नहीं दिखाना है, हमें उनका रेस्पेक्ट करना है। बट ऐसा पढ़ा रहा हूँ ना, आईआईटी के प्रोफेसर का भी चल रहा होगा ना, तो आपकी नॉलेज के वो आपकी नॉलेज को वो अप्रिशिएट करेंगे लोग, ठीक है। हमें घमंड नहीं दिखाना नॉलेज का, ठीक है, हमें बस इज्जत लेनी है अपने नॉलेज की, ठीक है। ठीक है जी, अब मैं थोड़े थोड़े आपको डिफरेंसेस बता देता हूँ, जो कि ऑलरेडी मैं आपसे डिफरेंस कर चुका हूँ। देखो मैं आपको 3 डिफरेंस बताऊँगा। सबसे पहले जो मैं आपको डिफरेंस बताऊँगा वो बताऊँगा बोर्ड्स और वेल्डिंग का। बात है किसकी, बोर्ड्स की और रिवेट की, जो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। चलो फिर भी बता देंगे, थोड़े बहुत डिफरेंस से बता देंगे। और हमारा लास्ट डिफरेंस क्या है, वेल्डिंग का और रिवेटिंग का, जो कि इम्पॉर्टेंट तो इतना नहीं है, बट हम पढ़ेंगे क्यों, नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि पता है दुनिया को रिवेट्स, देखो मैं आपको बता देता हूँ, सारे स्टूडेंट्स को रिवेट्स और बोल्ट का डिफरेंस पता होता है, बोल्ट और वेल्ड का डिफरेंस पता होता है, बट रिवेट्स और वेल्डिंग का डिफरेंस पता नहीं होता। और ये आपकी आईईएस की जो कंटेंट होता है ना, उसमें भी कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है जी। चालू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो डिफरेंस है क्या है, बोल्ट्स वर्सेस वेल्ड का। इजी से जो मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। देखो जी, अब एक चीज़ बताओ, मेरी टी शर्ट है, आपको जब मैं रिवेट्स और बोल्ट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको क्या बताया था, कनेक्शन। क्या बताया था, कनेक्शन। 2 टाइप के कनेक्शन होते हैं, एक होता है टेम्पररी कनेक्शन, दूसरा होता है परमानेंट कनेक्शन। अगर मैं आपसे टेम्पररी कनेक्शन और परमानेंट कनेक्शन की बात करूँ तो ये मेरी टी शर्ट है, इस टी शर्ट सी की जो स्लीव्स है, लाइक हाफ स्लीव है, ये जॉइन हो रखी है ना, क्या ऐसा है कि मैं इसको कभी भी खोल दूँ और कभी भी लगा दूँ, क्या पॉसिबल है, बोलोगे नहीं। तो अगर मैं इस स्लीव्स और इस टी शर्ट के जो कनेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये एक परमानेंट कनेक्शन है, इसको या तो काटना पड़ेगा या खींच के फाड़ना पड़ेगा। तो 2 टाइप के कनेक्शन होते हैं, एक होता है टेम्पररी कनेक्शन और एक होता है परमानेंट कनेक्शन, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा कनेक्शन बताता हूँ। ये देखिए, ये क्या है, एयर फ्रेशनर। अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन सा कनेक्शन है, दिस इज टेम्पररी कनेक्शन। जब चाहूँगा फिक्स कर दूंगा, जब चाहूँगा निकाल दूंगा, जब चाहूँगा निकाल दूंगा, जब चाहूँगा फिक्स कर दूंगा। दिस इज टेम्पररी कनेक्शन। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक होता है परमानेंट कनेक्शन, जो लग गया फिर या तो आपको उसको तोड़ना पड़ेगा या डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तभी आप 2 मेंबर्स को, अगर मुझे स्लीव्स को इससे अलग करना है तो मुझे इसको कैंची से काटना पड़ेगा, और टूट गया तो फिर टूट गया, इसको बोलते हैं परमानेंट। और अगर जो मैंने आपको ये एयर फ्रेशनर दिखाया है ना, ये लूज, जब चाहे खोल दिया, जब चाहे बंद कर दिया, ठीक है जी। तो आपका ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं अब आपसे आगे पर डिस्कस करूँ, ठीक है, तो वेल्डिंग, रिवेटिंग और बोर्ड्स अगर हम बात करें, देखो मैं आपको आगे बताता हूँ रिवर्स से। अगर हम बात करते हैं इन तीनों की, ये तीनों ये, अगर हम तीनों की बात करते हैं, बोर्ड्स होता है टेम्पररी कनेक्शन। बोर्ड्स क्या होते हैं, टेम्पररी कनेक्शन। टेम्पररी कनेक्शन, जब चाहोगे खोल दोगे, जब चाहोगे खोल सकके मेंबर्स को अलग कर सकते हो, जब चाहोगे वापस उसको ज्वाइन कर दोगे। बट वेल्ड और रिवेट्स दोनों होते हैं परमानेंट कनेक्शन, परमानेंट कनेक्शन, परमानेंट कनेक्शन। तो अगर हम वेल्ड और रिवेट की बात करते हैं तो ये क्या होता है, परमानेंट। दैट मीन्स अब आपने अगर 2 मेंबर्स को वेल्डिंग या रिवेटिंग से ज्वाइन करके रखा है, अगर आपने 2 मेंबर्स को वेल्डिंग और रिवेटिंग से ज्वाइन करके रखा हुआ है, अगर आपने 2 मेंबर्स को, तो अब ये 2 मेंबर्स तभी अलग अलग हो पाएंगे जब आप वेल्डिंग को तोड़ोगे या रिवेटिंग्स को तोड़ोगे। दैट मीन्स आपको कनेक्शंस को, जो फास्टनर्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। दैट मीन्स अगर हम स्टील मेंबर्स, 2 स्टील मेंबर्स को, 2 स्ट्रक्चरल मेंबर्स को ज्वाइन करा हुआ है बाय यूजिंग वेल्डिंग एंड बाय यूजिंग रिवेट्स, और उन 2 मेंबर को मैं अलग अलग करना चाहता हूँ, तो आपको फास्टनर्स तोड़ने पड़ेंगे, आपको फास्टनर्स तोड़ने पड़ेंगे। और वहीं पर अगर मैंने बोल्टिंग से 2 मेंबर को ज्वाइन कर रखा है तो मैं उसको खोल सकता हूँ और फिर वापस से लगा सकता हूँ, मेरे को बोल्ट तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 2 स्पेशल मेंबर वेल्डिंग से और रिवेट से ज्वाइन कर रखे हैं
तो आपको ये फास्टनर्स तोड़ने पड़ेंगे और फिर वो यूज़ नहीं हो पाएंगे वापस से फास्टनर्स। जो वेल्डिंग टूट गई वो टूट गई, जो रिवर्स टूट गए वो टूट गए। दैट मीन्स जो वेल्डिंग और रिवर्स से हम कनेक्शन देते हैं वो होता है परमानेंट कनेक्शन या परमानेंट जॉइंट, और जो बोल्ट से हम कनेक्शन देते हैं वो जब चाहोगे खोल दोगे, बोल्ट डैमेज भी नहीं होंगे। जो फास्टनर, देखो इन दोनों केस में फास्टनर डैमेज होगा, टूटेगा, डिस्ट्रॉय होएगा। इसमें क्या होगा, फास्टनेस बोल्ट को खोला वापस से लगा दिया, बोल्ट को खोला, दैट मीन्स बोल्ट डैमेज नहीं हो रहा। तो बोल्ट का जो कनेक्शन होता है वो होता है टेम्परेरी कनेक्शन, और रिवर्स वेल्ड का जो कनेक्शन होता है वो होता है आपका परमानेंट कनेक्शन। ठीक है जी। अब अगर हम आगे की बात डिस्कस करें तो अगर हम बोल्ट और वेल्डिंग, तो मैं फर्स्ट डिफरेंस इन्होंने ये लिखा हुआ है, मैं थोड़ा पेन छोटा कर लूँ, देखना थ्रेड मतलब थ्रेड जॉइंट मतलब क्या होता है, बोल्ट कनेक्शन, बोल्ट जॉइंट। ठीक है, bolt joint is one temporary joint so the threaded assemblies मतलब जो दो मेंबर हमने ज्वाइन कर रखे हैं can be dismantled easily without breaking of the structures। मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए, मैंने आपको अपने टी शर्ट का एग्जांपल भी दिया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा अच्छे से समझ गए होंगे। वहीं पर अगर हम वेल्डिंग की बात करें, अगर हम वेल्ड जॉइंट की बात करते हैं, वेल्ड जॉइंट इज वन ऑफ द परमानेंट जॉइंट, thus welded assemblies cannot be dismantled। अगर आप दो मेंबर्स को अलग करना चाहते हो या पूरा एक स्टील स्ट्रक्चर है जो कि आपने वेल्डिंग से बनाया हुआ है, तो आपको वेल्डिंग तोड़नी पड़ेगी। वेल्डेड assemblies cannot be dismantled without rupturing that means स्ट्रक्चरल मेंबर आपके डैमेज होंगे, रप्चर होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट दूसरा डिफरेंस क्या है बोल्ट्स में और वेल्डिंग में, मैंने आपको बताया कि होल्स करने आपको पड़ते हैं। It requires pre-drilled holes on the parent component। parent component जो members आप ज्वाइन करते हो, parent component या base material है ना, जिन दो members को आप ज्वाइन कर रहे हो उसमें आपको जो members हैं उनको हमने parent material मान लिया, parent component मान लिया, उसमें आपको होल्स करने पड़ेंगे बोल्टिंग में। It requires pre-drilled holes on the parent component for the passage of bolt or screws। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमें होल्स करने की जरूरत नहीं है। नो सच होल इज रिक्वायर्ड ऑन बेस प्लेट। अच्छा, आपको सबसे पहला डाउट है ना, बताऊंगा आपको क्या क्या लिखना है, मैं आपको बताऊंगा। नो सच होल्स इज रिक्वायर्ड ऑन बेस प्लेट फॉर द वेल्डिंग, हाउएवर एक्चुअली छोड़ो फालतू पॉइंट है, काट दो, अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा जब तक मैं आपको वेल्डिंग में आगे नहीं बताऊंगा। ये पॉइंट थोड़ा गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इसके लिए मेरे को आपको थोड़ी सी वेल्डिंग पढ़ानी पड़ेगी कि वेल्डिंग किस तरीके से होती है। उसके लिए मेरे को आपको डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स पढ़ाने पड़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्ड पढ़ानी पड़ेगी, तब जाके इस लाइन को आप समझ पाओगे। तो अभी आप इसको नहीं लिखो, ठीक है। अब देखो, अगर क्या कहना मैंने आपको कि होल्स से क्या होता है, एरिया रिड्यूस हो जाता है, स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है बोल्ट्स के केस में। होल्स रिड्यूसेस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पेरेंट कंपोनेंट एंड दस लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ थ्रेडेड असेंबली रिड्यूसेस। जहाँ जहाँ पे थ्रेड लिखा है वहाँ पर बोल्ट रिप्लेस कर देना, ठीक है जी। यहाँ जहाँ पर भी थ्रेड लिखा हुआ है वहाँ पर आप बोल्ट्स को रिप्लेस कर देना। क्या बोला मैंने, होल्स रिड्यूसेस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पेरेंट कंपोनेंट एंड दस लोड कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। अब मेजर डिफरेंस, आपने एक चीज़ नोटिस करी है, चाहे रिवेट्स हो चाहे बोल्ट्स हो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो ये दो मेंबर्स हैं, इनको मैंने बोल्ट से ज्वाइन कर दिया, ठीक है जी, इसको दे देते हैं, ये लो इस तरीके से। इन मेंबर्स को मैंने बोल्ट से ज्वाइन कर दिया, तो बोल्ट का जो हेड होता है वो मेंबर के ऊपर निकला हुआ होता है। जो आपका बोल्ट होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने बचपन में वो देखी है फिसल पट्टी, हम बोलते हैं स्लाइड्स, बचपन में झूलते हैं ना, जिसमें अपन फिसल के नीचे ग्राउंड पे गिर जाते हैं, कभी तो झूले होंगे उस पर, बचपन में तो कभी झूले होंगे, ठीक है। उसको हम क्या बोलते थे, हमारा जो कोटा का वर्ड है उसको बोलते हैं फिसल पट्टी। फिसल पट्टी मतलब फिसलना उस पर, उसको बोलते हैं स्लाइड्स। नहीं यार, स्लाइड्स ही बोलते नहीं यार, स्लाइड ही होती है शायद, मुझे पता नहीं, वो झूला समझ गया ना, इस टाइप का जो झूला होता है ना। फिर अपन यहाँ पर चढ़ते हैं लैडर से और फिर यहाँ से अपन फिसलते हैं इस तरीके से। अब एक चीज़ सोचो, जो स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स ही बोलते हैं, मुझे पता नहीं है यार, मेरे को शायद कन्फ्यूजन हो रहा है, स्लाइड बोलते हैं क्या बोलते हैं। फिसल पट्टी मान लो, अगर मान लो उस फिसल पट्टी में मैं हर जगह आपके बोल्ट लगा दूं तो आप अच्छे से फिसल पाओगे? नहीं। आप कैसे फिसलोगे, पहले यूँ जाओगे फिर बोल्ट के ऊपर। दैट मीन्स अगर मैं बोल्ट्स लगा दूँ उस फिसल पट्टी पर तो आप अच्छे से उस पर नहीं झूल पाओगे, आप फिसल ही नहीं पाओगे, आप अटक जाओगे और थोड़ा जीन्स वीन्स भी जो होगी फट जाएगी। कहने का मतलब क्या है, बोल्ट्स क्या करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत से स्टील स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो बोल्ट लगे हुए होते हैं, वो एक इवन सरफेस नहीं देते, अनइवन सरफेस देते हैं। अनइवन सरफेस का मतलब वो बीच बीच में डिस्टर्बेंस करते हैं। मान लो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, मैंने क्या करा, एक स्टील स्ट्रक्चर बनाया। अब स्टील स्ट्रक्चर का जो प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म मतलब क्या होता है, या फिर जिस पर हम चलते हैं, हमने एक स्लैब बनाया स्टील का,
मैंने एक स्लैब बनाया, मान लो आपका घर का जो फ्लोर है, अगर मैं उसमें हर जगह नट बोल्ट लगा दूंगा तो क्या आप उस पर अच्छे से चल पाओगे? नहीं। तो बोल्टिंग का एक इश्यू है कि उसका क्या है, पोर्शन निकला रहता है। आप देखो, बोल्ट और स्क्रूज हेड रिमेन्स प्रोट्रूडेड मतलब क्या है? निकला रहता है। प्रोट्रूडेड मतलब क्या? निकला रहता है ऑन द सरफेस। वो पिछले पट्टे से कंपेयर करो, which hampers appearance and also restricts sliding motion of that surface। स्लाइडिंग मोशन मतलब क्या है कि मान लो एक फ्लोर है, उस फ्लोर पर अगर मैं हर जगह आप ना ढंग से चल भी नहीं पाओगे उस पर, तो बोल्ट का पोर्शन क्या बाहर निकला रहता है। वहीं पर वेल्डिंग में क्या है, वेल्डिंग के केस में ऐसा इशू हमें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वेल्डिंग में इस तरीके का इशू बिल्कुल भी आपका नहीं है। अच्छा, बहुत सारा पॉइंट मैंने इधर नहीं पढ़ा आपको। हाँ, हम पहले क्रॉस सेक्शन डिस्कस करते हैं। देखो, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पेरेंट कंपोनेंट रिमेन्स अनअफेक्टेड आफ्टर वेल्डिंग, दस नो ड्रॉप इन लोड कैरिंग कैपेसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे मेजर जो पॉइंट याद रखना है ना, वो आपको यही वाला पॉइंट याद रखना है कि वेल्डिंग जॉइंट्स में आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती है, ठीक है। तो वेल्डिंग में क्या है, हमारा स्लाइडिंग मोशन भी क्लियर रहता है और हमें डिस्टर्बेंस भी नहीं होता है। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या आपसे कहा था कि जो बोल्ट्स होते हैं वो वाइब्रेशन में लूज हो जाते हैं। थ्रेड जॉइंट पर्टिकुलरली इन द प्रेजेंस ऑफ बोल्ट गेट लूज अंडर वाइब्रेशंस, और जो हमारे वेल्डिंग होते हैं वो वाइब्रेशन में लूज नहीं होते हैं। विद द एडवांस, मैंने आपसे कहा था कि पहले वेल्डिंग थी वो सक्सेसफुल नहीं थी, बट आज के तारीख में जो आप वेल्डिंग यूज़ करते हो उसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी वाइब्रेशंस में भी अच्छी है और वो ख़राब नहीं होती। पहले वेल्डिंग बेकार थी जो वाइब्रेशन से टूट जाती थी, अब नहीं है, ठीक है। विद द एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी नाउ डेज वेल्ड जॉइंट्स रिमेन स्टेबल इन वाइब्रेशन। इसमें एक पॉइंट और नहीं लिखा जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि जब भी मैं बोल्ट को टाइट करता हूँ तो जिस जगह बोल्ट होते हैं, मान लो ये मेंबर है, मैंने आपसे क्या बोला अभी मैं आपको टोटल डिफरेंसेस इसलिए नहीं बता रहा, थोड़ा धीरे धीरे करके चलेंगे समय के साथ। इसमें एक डिफरेंस लिखा हुआ नहीं है क्या, जब हम बोल्टिंग को टाइट करते हैं ना तो जो बोल्ट होता है वो मेंबर को दबाता है, उसको बोलते हैं। दैट मीन्स क्या होता है, अब मेरी बात ध्यान सुनो, आपने बोल्ट करा, बोल्ट को आपने टाइट करा, तो ये जो मेंबर है ना, अभी जो बोल्ट का हेड होता है वो हेड इस, देखो ये हेड है, ये हेड इस मेंबर को दबाता है, तो उसमें प्री स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। प्री स्ट्रेस का मतलब क्या है कि लोड भी नहीं लगा और ज़बरदस्ती का स्ट्रेस जनरेट हो गया, तो ये थोड़ा हल्का गड़बड़ है। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, अभी अगर पढ़ाऊंगा तो दिक्कत है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये मेंबर्स हैं, इनको मैंने बोल्ट से ज्वाइन करा, तो बोल्ट में टाइट करते नीचे आएगा तो बोल्ट का जो हेड होता है वो मेंबर्स को दबाता है, तो इसमें ऑलरेडी स्ट्रेस, अननेसेसरी स्ट्रेस जनरेट हो जाता है जो हमारे काम का नहीं होता, ठीक है। ये बोल्ट दबा देता है ना मेंबर को, ठीक है, ठीक है। तो थ्रेड जॉइंट्स पर्टिकुलरली इन द प्रेजेंस ऑफ बोल्ट लूज हो जाता है, हमने पहले डिस्कस कर लिया, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका कि अगर कोई मेंबर है उसमें बोल्ट्स डैमेज हो जाते हैं, अगर कोई मेंबर है उसमें कोई बोल्ट्स डैमेज हो जाते हैं, तो हम बोल्ट को खोल के नया बोल्ट लगा सकते हैं। तो अगर कोई कनेक्शंस है, कोई स्टील स्ट्रक्चर है जिसमें आपने जो फास्टनर्स या कनेक्शंस के लिए फास्टनर्स यूज़ करें हैं, अगर वो बोल्ट यूज़ करें तो बोल्ट्स को ईजिली रिपेयर करा सकता है। क्यों? अगर बोल्ट टूट भी गया तो बोल्ट को खोलो, दूसरा लगा दो। बट वेल्डिंग में इशू है, वेल्डिंग और रिवेट्स में इशू है, ईजिली नहीं होते। देखो सबसे ज़्यादा अगर ईजी रिपेयर और मेंटेनेंस किसी की है ना तो वो बोल्ट्स की है। अगर हम सबसे ईजी रिपेयर अगर किसी की देखें तो वो किसकी है? आपकी बोल्ट्स की है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं वेल्डिंग की रिपेयर और रिवेट्स की रिपेयर तो वो थोड़ी मुश्किल है। तो ये लिखा हुआ है इंस्पेक्शन, रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ थ्रेडेड असेंबली इज ईजियर एंड कॉस्ट एफिशिएंट बिकॉज इट कैन बी डिसमेंटल्ड एज व्हेन रिक्वायर्ड। तोड़ा निकाला, बट वेल्डिंग में इशू आएगा। तो ये सबसे डिफरेंसेस आप देखो। हाँ, आपके मन में ये डाउट आएगा कि सर इस लेक्चर में हम कहाँ से लिखना चालू करें। मैं बताता हूँ, सबसे पहले आप हेडिंग डालो ये वाली। आपके मन में डाउट होगा कि सर इस लेक्चर में हम कहाँ से लिखना चालू करें, तो सबसे पहले आप लिखो हेडिंग ये वाली। कौन कौन सी? बोल्ट्स वर्सेस वेल्ड वर्सेस, तीनों को लिखो। और उसके बाद आप सबसे पहले ये वाला पेज लिखो। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या लिखना है। उसके बाद आपको ये वाला पेज लिखना है, उसके बाद आपको ये वाला पेज लिखना है, मैं पढ़ाऊँगा। उसके बाद आपको ये वाला पेज लिखना है, और इनके बाद आपको किस पे आ जाना है? वेल्डिंग वर्सेस बोल्टिंग में, और ये 2 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है जी। तो ये आप लिख लो, ये वाला पॉइंट आप लिख लो ताकि आपका नोट्स में अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट आप देखना, आप लिख लिया होगा आपने। तो ये अच्छा डिफरेंस है, हो सकता है इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने और ये सब्जेक्टिव।
देखो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनता है, ऑब्जेक्टिव, तो इन दोनों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है और इन दोनों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। वैसे तो मैं आपको ये डिफरेंस पढ़ा चुका हूँ बोल्ट और रिवेट का, बट कोई ज़्यादा बड़ा टाइम लगेगा नहीं तो बता देता हूँ। तो बोल्ट और रिवेट में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? रिवेट की परमानेंट टिप थी। रिवेट्स में मैंने बताया था रिवेट भी परमानेंट कनेक्शन होते हैं और वेल्डिंग भी परमानेंट कनेक्शन होता है और बोल्ट से टेम्पररी। तो उसमें सबसे पहले जो डिफरेंस लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है threaded joint is a temporary joint whereas rivet joint is a permanent joint। परमानेंट जॉइंट होता है। ठीक है जी, तो ये आप लिखते हैं ना, मैं ज़्यादा पढ़ाऊंगा नहीं। ठीक है, सब कुछ पढ़ा है। हाँ, बोल्ट के लिए हमें टॉर्क लगाना पड़ता है और रिवेट के लिए कंप्रेसिव फोर्स लगाना पड़ता है। बोल्ट के लिए हमें टॉर्क लगाना पड़ता है और रिवेट्स के लिए हमें कंप्रेसिव फोर्स लगाना पड़ता है। बोल्ट्स को नॉर्मल कंडीशन में मतलब हमें बोल्ट्स को हीट भी नहीं करना पड़ता है और रिवेट्स को हमें हीट करना पड़ता है ना। तो आप ध्यान रखना, बोल्ट में देखो टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोल्ट्स में हमें टॉर्क लगाना पड़ता है टाइट करने के लिए और वहीं पर रिवेट्स में कंप्रेसिव ठोकते हैं हम रिवेट्स को गर्म करके, प्री हीटिंग रिक्वायर्ड होती है रिवेट की। तो ये पॉइंट लिखा हुआ है, थ्रेड्स रिक्वायर टॉर्क, रिवेटिंग कनेक्शन रिक्वायर कंप्रेसिव फोर्स। ये आपको पूरा पूरा लिखना है, जो मोटा मोटा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो मोटा मोटा है, बोल्ट्स में हमें हीटिंग नहीं करनी पड़ती है और रिवेट्स में हमें हीटिंग करनी पड़ती है। रिवेट्स में हमें क्या करना पड़ता है? हीटिंग करनी पड़ती है और अब में इसमें आपको हीटिंग नहीं करनी पड़ती है। बोल्ट्स लूज हो जाते हैं वाइब्रेशन में, रिवेट्स एक परमानेंट कनेक्शन होता है तो रिवेट्स भी लूज नहीं होते ना वेल्डिंग यूज होती है ना रिवेट यूज होता है। बट क्या होता है आपका, बोल्ट लूज हो जाता है, तो वही लिखा है बोल्ट गेट लूज अंडर वाइब्रेशन और रिवेट्स परमानेंट कनेक्शन होता है तो ये भी वाइब्रेशन से अफेक्ट नहीं होता है। रिवेट्स अंडर वाइब्रेशन इज एक्सीलेंट। ये आपको पूरा लिखना है जो भी लिखा हुआ है, ये तो मैं आपको बस बता रहा हूँ कि ठीक है। उसके बाद क्या है, बोल्ट को रिपेयर करना, बोल्ट का जो कनेक्शन है उसको रिपेयर करना इजी है, रिवेट्स को तोड़ना पड़ता है, वही सिंपल के लिए मेंटेनेंस आर ईजियर और वहीं पर रिवेट्स को तोड़ना पड़ेगा, कैन नॉट बी डिसमेंटल्ड विदाउट डिस्ट्रॉइंग। ठीक है जी, यह पूरी जो भी छोड़ रहा हूँ मैं फोर्स पूरा 100% लिखोगे आप इसको। ठीक है जी। उसके बाद थ्रेडेड जॉइंट्स आर नॉट सुटेबल फॉर जॉइनिंग। अच्छा, बट जॉइंट क्या होता है? जब किसी भी मेंबर का एंड टू एंड हम रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बट जॉइंट। भाई एक मेंबर ये एक मेंबर ये, जब हम इसको इस तरीके से ज्वाइन करते हैं तो ये क्या होता है? बट जॉइंट। तो बट जॉइंट जो होता है वो बोर्ड से मुश्किल होता है। थ्रेडेड जॉइंट्स आर नॉट सुटेबल फॉर बट जॉइंट। बट जॉइंट की सबसे बेस्ट होती है वेल्डिंग होती है, बट हम रिवेट से भी बट जॉइनिंग कर सकते हैं। बट बेस्ट किससे होता है बट जॉइंट? अगर इस मेंबर, ये मेंबर है, इसका एंड ये है, ये मेंबर है, इसका एंड ये है, अगर मेरे को ज्वाइन करना है तो सबसे बेस्ट होगा आपका वेल्डिंग होती है। ठीक है जी। तो ये डिफरेंसेस हम लिख लो पहले एक बार पूरे के पूरे, फिर इस लेक्चर की मैं समाप्ति करूंगा थोड़ी देर में। ठीक है जी, लिख लिया? ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं इस पे, लास्ट हमारा डिफरेंस है वेल्डिंग एंड रिवेटिंग। वही डिफरेंस है, कॉमन है। देखो जी, आज की तारीख में मैं आपको हर तीनों फास्टनर्स का एक दूसरे से डिफरेंस बता चुका हूँ। आज की तारीख में मैं तीनों फास्टनर्स का एक दूसरे से डिफरेंस बता दूँगा। ये मेरा लास्ट डिफरेंस है, सिंपल सा है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें वेल्डिंग में होल नहीं करने पड़ते हैं, इसमें आपको होल करने पड़ते हैं। वेल्डिंग की लोड करिंग कैपेसिटी नहीं जाती, जो मैंने आपको बता दिया, रिवेट्स की जाती है क्योंकि इसमें आपको होल्स करने पड़ते हैं। ठीक है, अब ये देखना क्या लिखा है इसमें, ये थोड़ा सा अच्छा है। तो जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उसकी जो मेटलर्जिकल जो बॉन्ड होते हैं, जैसे अगर कोई किसी चीज़ को मैं हीट करके पिघलाता हूँ और ज्वाइन कर रहा हूँ तो उसकी मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी चेंज हो जाती है। प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस प्लेट मतलब जहाँ पर मैं वेल्डिंग कर रहा हूँ तो उसकी प्रॉपर्टीज हल्की सी चेंज हो जाती है, बट रिवेट्स में प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है। ये मैं आपको आगे आगे और ढंग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब देखो, सिंस हीटिंग प्रोसेस रिक्वायर्स टाइम सो हॉट रिवेटिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इन्होंने गलत लिख दिया। ठीक है, क्या लिखा है इन्होंने, ये पॉइंट इन्होंने गलत लिख दिया है। देखो, हम जब रिवर्स पढ़ रहे थे तो हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। देखो, वेल्डिंग जल्दी हो जाती है, वेल्डिंग में दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट यहाँ का है, एक्चुअली गलत लिख दिया हमने। दो टाइप की रिवेटिंग थी, एक तो कोल्ड रिवेटिंग थी और एक हॉट रिवेटिंग, जिसमें हम प्री हीट करते थे। तो कोल्ड रिवेटिंग की बात करते हैं, कोल्ड रिवेटिंग तो जल्दी हो जाती है, बट अगर हम हॉट रिवेटिंग की बात करते, देखो मैंने पढ़ा दिया था, उसमें ज़्यादा डिटेल में घुसूंगा नहीं। हॉट रिवेटिंग पहले उसको गर्म करोगे, फिर उसको पंच करोगे, फिर ठंडा होने का टाइम करोगे। तो देखो, अगर हम इस पॉइंट को पहले इसको लिखना ना करो, 4A 4B और इस वाले पॉइंट को यहाँ से काट के 4K के नीचे ले जाना। रिवेटिंग दो टाइप की, कोल्ड रिवेटिंग और हॉट रिवेटिंग। तो अगर कोल्ड रिवेटिंग करोगे तो टाइम बचता है, बट अगर आप हॉट रिवेटिंग करोगे तो हॉट रिवेटिंग में वेल्डिंग से भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो
कोल्ड रिवेटिंग को अगर वेल्डिंग से कंपेयर करूँगा तो वेल्डिंग शायद ज़्यादा लगे, बट अगर मैं हॉट रिवेटिंग को वेल्डिंग से कंपेयर करूँगा तो हॉट रिवेटिंग में टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है जी। स्ट्रेंथ ऑफ वेल्डेड जॉइंट इज़ वेरी हाई, हमने पढ़ लिया। स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट इज़ कंपैरेटिवली लो, हमने सब कुछ पढ़ रखा है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है। तो ये वेल्डिंग रिवेटिंग के इतने मेजर डिफरेंसेस से आपको याद है। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को यहाँ पर ही मैं समाप्त करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।